हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, यानी कि एक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, रेड लिटमस को ब्लू में बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो उसकी पीएच क्या होगी। तो हमें पता है 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होते हैं। 1, 4, 5 ये सभी एसिडिक हैं। या आपका जो 10 नंबर का पीएच है ये बेसिक है। तो आपका जो है उस जो बेसिक सॉल्यूशन है उसकी पीएच 10 होगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो ये पूछ रहा है कि एक जो है एक सॉल्यूशन है जो कि क्रस्ड एग सेल यानी कि क्या बोलते हैं उसे, एग अंडों का चूरन, अंडों के छिलके का चूरन करके टू गिव अ गैस, उससे रिएक्शन करने पर गैस रिलीज करता है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और वो गैस जो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर को मिल्की कर देता है। तो वो गैस कौन सी होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि वो गैस जो है कौन सी होगी। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग सेल में होता क्या है। एग सेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एग सेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। दूसरी चीज, लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस है CO2, यानी कि जो गैस रिलीज होती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी को हल्का सा मिल्की कलर दे दे, सफेद सा कलर दे दे, वो गैस होती है CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट से किसकी रिएक्शन कराएं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। भाई ये हमारे पास में सॉल्ट है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, HCl ये एक एसिड है। तो HCl से अगर आप रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी, ये ध्यान रखें। और बनेगा H2O और बनेगा CaCl2। तो कौन सी गैस मतलब कौन सा सब्सटेंस है वो हमारे पास में HCl है, जिसके साथ एक्सेल रिएक्शन करने पर CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड देखें, ये दे रखा 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी NaOH का 10 ml का सॉल्यूशन, 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl, यानी कि 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं जिससे कि सॉल्ट बन रहा है। तो इफ वी टेक 20 ml of same solution of NaOH, तो अगर आप 20 ml NaOH लेते हो, the amount of HCl solution required to neutralize it will be, तो आपकी जो है जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए HCl की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब 10 ml था NaOH, 8 ml लग रहा था HCl। जब 20 ml हो गया NaOH, यानी कि दुगना हो गया NaOH, तो दुगना ही HCl हो जाएगा, 8 का ट्वाइस यानी कि 16। तो आपको जो है 16 ml HCl यूज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, यानी कि कौन से टाइप की मेडिसिन यूज होती है इंडाइजेशन, यानी कि खट्टी डकारों में। तो खट्टी डकारों का मतलब पेट के अंदर क्या बन गया, एसिड बन गया है, और उसे उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटासिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बेसिक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पेट के अंदर बनी हुई एसिड्स को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहाँ मेडिसिन आपकी आ जाएगी एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिसिन। ठीक है ना। तो ये आपका एंटासिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस। इसे मैं डाल दे रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 5 है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन। तो आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसे बैलेंस भी करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि एक तो आपका है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ डालेंगे डाइल्यूट सॉरी पहले इसमें लिखते हैं वर्ड में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, तो बनता क्या है जिंक सल्फेट और गैस होती है रिलीज हाइड्रोजन। तो आप पहले लिखें H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 जिसकी रिएक्शन जिंक के साथ में ये हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो सर आप कहोगे सर हम आपको कैसे पता पड़ा, क्योंकि हम ये करा चुके हैं कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये कई रिएक्शंस हमने आपको जो है पिछली वीडियोस में करा रखी हैं। तो जब भी मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सेकंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, ये भी वही है कि यहाँ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद, इससे रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम रिबन से, यानी मैग्नीशियम से बनेगा क्या मैग्नीशियम क्लोराइड और वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे यहां दे रखा है डाइल्यूट HCl, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से बनेगी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी H2। इस तरह से ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम इक्वल टू एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिखेंगे H2SO4 एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल साइज, ठीक। तो यहाँ आप डाल दोगे 6 और यहाँ डाल दोगे आप जो है 4, ठीक। और बचेगा हमारे पास में 6H2 हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सॉरी फिफ्थ का फोर्थ पार्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। इसका देखा आंसर दे रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग, यानी आयरन लोहे के बुरादे से रिएक्शन। तो बनेगा आपका जो है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ HCl, यहाँ Fe, यहाँ FeCl2 प्लस H2। इस तरह से ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक चीज और आती है कि सर आप जो है इतना तेजी से जो है रिएक्शंस को आप कैसे फॉर्मूला लिख लेते हो, कैसा इतना जल्दी कैसे बैलेंस कर लेते हो। तो मेन चीज आती है कि आप लिख कर याद करेंगे तो ये जो है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में आता है। दूसरा आपके जो है जो भी मेन कंपाउंड बनते हैं जैसे ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट या FeCl2, तो ये कंपाउंड आपकी 9th क्लास में बकायदा जो है
चैप्टर में बनाने को दे भी रखे हैं। आपको यहाँ वैलेंसी याद रखनी पड़ती है एल्यूमिनियम की और इसकी सल्फेट की। जैसे अगर आपको एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है तो आपको मेन चीज है कि फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए कि एल्यूमिनियम होता है, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम डालें तो Al, सल्फेट डालें तो SO4, ठीक है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए 3+3, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, और जब N2 होता है तो इस तरह से, और आपका बनता है Al2SO4 का 1/3 इस तरह से। तो मेन कंपाउंड तो वही बनेगा, उसके बाद जो भी कंपाउंड आता है वो आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही जैसे हमने FeCl2 बनाया तो भाई आपको जो है आयरन क्लोराइड, भाई तो वहां आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है और आयरन की 2, जब भी आप इनटू करते हो +2, यहाँ वैसे 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा FeCl2। तो मेन कंपाउंड पता होना चाहिए और जो भी कंपाउंड बन रहा है आप उसे साइड में लिख लें, उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करें। तो बैलेंसिंग इंपोर्टेंट है आपकी जो याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, यानी कि अल्कोहल्स और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है। भाई अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यानी कि दोनों में हाइड्रोजन है, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, लेकिन फिर भी ये एसिड्स में कैटेगराइज नहीं किए जाते। क्यों? तो इसका मेन रीजन ये है कि एसिड्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग when substance dissolve in water and give H positive ions are called acids. When substance dissolve in water and gives H positive ions are called acids. But glucose and alcohols when dissolve in water not give H positive ions, so they are not considered as an acids. ठीक है, इसीलिए वो जो है एसिड्स की में कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज, यानी कि जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर मीन्स जो आपके इन्वर्टर्स में या बैटरीज में, जो इन्वर्टर की जो बैटरी है उनमें पड़ता है वो डिस्टिल वाटर, आरओ वाला पानी नहीं। उस डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लेकिन रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्यों? भाई हमने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए उसमें आयंस होना जरूरी है। डिस्टिल वाटर में कोई आयंस नहीं होते, जबकि रेन वाटर में क्योंकि रेन वाटर में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जैसे CO2 हो गई, SO2 हो गई, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके उसकी कुछ एसिड्स की मात्रा उसमें मिला देते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फरस एसिड हो गया। तो मेन चीज ये आती है, आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी does not conduct in distilled water because it have no ions, but on other hand electricity conduct in rainwater because rainwater have some acidic particles or some ions which help to flow the electricity into the water। ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें कुछ आयंस होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, जिससे रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है, डिस्टिल वाटर में नहीं होती है। ठीक, और डिस्टिल वाटर याद रखें वो वाला पानी जो आप जो है इन्वर्टर्स की बैटरी में डालते हो। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि एसिडिक सब्सटेंसेस एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते जब वाटर की एब्सेंस में, यानी कि वाटर जब न हो। तो इसमें मेन रीजन वही है
कि वाटर हेल्प्स टू आयोनाइज द आयंस, वाटर हेल्प्स टू आयोनाइज द आयंस, तो सॉरी एसिड्स, आयोनाइज द एसिड्स। तो वाटर जो है एसिड्स को आयनाइज होने में हेल्प करता है। जब भी आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 को डिसॉल्व करते हो तो 2H पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव। इस तरह से क्योंकि वाटर एसिडिक सब्सटेंस को आयोनाइज या उसे तोड़ देता आयंस में जो है, इसीलिए वो जो है अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन वाटर की एब्सेंस में एसिड्स जो है अपने आयंस में नहीं टूट पाते, इसीलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो भी नहीं करते। ठीक है ना, तो आप ये लिखोगे आंसर, वाटर हेल्प्स to dissociate acids into their ions, so they show their acidic nature. But in the absence of water, acid does not get ionized, so they not show their acidic nature. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसे यहां से मैं डाल दे रहा हूं। 9 दे रखा है, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? तो मेरे पास में ये 4 टेस्ट ट्यूबों में 4 अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं जिसकी पीएच भी दे रखी है, केवल आपको लिखना है। तो न्यूट्रल कौन सा होता है? 7 वाला जो सब्सटेंस होता है जिसकी पीएच 7 वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कौन सा हो गया? ये ए बी सी और डी। तो न्यूट्रल तो हो गया हमारे पास में, न्यूट्रल हो गया डी। ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए इसे, NEUTRAL, न्यूट्रल हो गया डी। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो 7 से जितने बढ़ते जाओगे बेसिक कैटेगरी या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे 11 नंबर है तो ए बी सी, यानी कि सी जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। ठीक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिडिक, जैसे 7 से कम होते जाओगे वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा यहाँ 1, यानी ए, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। उसके बाद में वीक एसिडिक, तो वीक एसिड वो होते हैं जो 7 के पास में हो, यानी कि ये 4 नंबर जो है ये वीक एसिड हो गया। 4 नंबर 1 7 के 1 था बी, सॉरी यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा ए। और लास्ट बचा आपका वीकली एल्कलाइन जो बेस की तरफ, वीक बेस। तो 7 के बाद में 9, ये आपका वीक बेस हो गया ई। आप डाल दोगे वीक बेस ई, ये आपको होगा वीक बेस। उसके बाद में अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच लिखते हैं सभी की। ए की पीएच हो गई, ई की पीएच तो दे ही रखी है भाई, ये तो पीएच ही दे रखे हैं। कंसंट्रेशन हो गया 10 की पावर -4, बी का हो गया 10 की पावर -1, सी का हो गया 10 की पावर -11, डी का हो गया 10 की पावर -7 और ई का हो गया 10 की पावर -9। तो जिसकी नेगेटिव पावर जितनी कम उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा, जिसकी नेगेटिव पावर जितनी ज्यादा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? सी की है ना, तो ये सबसे कम है, तो आप सी सबसे ज्यादा। उसके बाद में 9 ई, उसके बाद में 7 डी, उसके बाद में ए और सबसे लास्ट में बी। इस तरह से ये आपकी अरेंजमेंट होगी इसकी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ध्यान दे रखा, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी और उस दोनों में ही इक्वल लेंथ की मैग्नीशियम रिबन डाली गई है। HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए एंड एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, यानी कि HCl तो टेस्ट ट्यूब ए में डाला गया है और एसिटिक एसिड टेस्ट ट्यूब बी में डाला गया है।
In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो किसमें फिजिंग ज्यादा होगी, यानी कि जो साउंड होता है, साउंड किसमें ज्यादा रिलीज होगा और क्यों रिलीज होगा? पहली चीज HCl जिसमें डाला गया, टेस्ट ट्यूब में HCl डाला गया है, तो उसमें फिजिंग साउंड जो है ज्यादा होगा, ठीक है ना। रीजन इसका ये क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड रिएक्शन भी जो है कम करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिएक्शन ज्यादा तेजी से करेगा। तो जो ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा वही विगोरियस या फिजिंग जो है साउंड जो है फिजिंग साउंड को ज्यादा देगा। तो आप डालोगे HCl, आप डालोगे टेस्ट ट्यूब ए साउंड, टेस्ट ट्यूब ए प्रोड्यूस फिजिंग साउंड मोर बिकॉज HCl इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, यानी कि एक फ्रेश मिल्क की जो pH है वो 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? तो आप क्या सोचते हो या कैसे इसकी pH चेंज हो जाएगी जब ये दही में बदल जाए? एक्सप्लेन योर आंसर। तो अपना आंसर जो एक्सप्लेन करें। पहला कि भाई फ्रेश मिल्क की pH 6 दे रखी है और जब ये दही में कन्वर्ट होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। भाई न्यूट्रलाइज 7 होता है, यानी कि pH ऑफ फ्रेश मिल्क 6 है, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होता है फ्रेश मिल्क, लेकिन जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो जब भाई जैसे एसिडिक बढ़ेगी तो उसकी pH अपने आप ही जो है डिक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन फ्रेश मिल्क कर्ड इनटू एन एसिड, सॉरी when fresh milk convert into the curd, its pH will change because curd is more acidic as compared to fresh milk, ठीक है ना। because curd is more acidic as compared to fresh milk, so the pH of fresh milk 6 will decrease due to the changing या due to the increasing of acids, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है a milkman adds a very small amount of baking soda, यानी कि एक जो है मिल्कमैन है दूध बेचने वाला, वो थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है फ्रेश मिल्क में। Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? तो उसकी जो pH है वो 6 से स्लाइटली बेसिक या बेसिक की ओर क्यों शिफ्ट हो जाती है? और why does this milk take a long time to set as a curd? और क्यों ये दूध काफी समय लेता है दही बनने में? पहली चीज सीधी है कि भाई साफ फ्रेश जो मिल्क है वो हल्का सा एसिडिक होता है। जब उसमें थोड़ी सी मात्रा बेकिंग सोडा की मिला देते हैं तो बेकिंग सोडा होता है बेसिक, थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेसिक की ओर शिफ्ट हो जाती है, यानी एसिड जो है बेसिक की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि उसे खराब होने में, क्योंकि दही बननी है भाई, अगर दूध फटना है या खराब होना है तो दही तो बनेगा, और उसके लिए उसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, यानी उसकी एसिडिटी बढ़नी चाहिए। तो बेकिंग सोडा मिलाने से उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, वो बेसिक की ओर शिफ्ट हो जाता है और उसे दोबारा से एसिडिक होने में काफी समय लगता है। इसीलिए जो है जो मिल्कमैन है वो हल्की सी मात्रा बेकिंग सोडा की मिला देते हैं ताकि दूध जो है काफी समय तक चल सके, काफी समय तक जो है सही रह सके, क्योंकि उन्हें काफी दूर तक बेचने के लिए जाना पड़ता है उस मिल्क को, इसीलिए, ठीक है ना। तो इसका यही है कि बिकॉज why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Because it take too long time to convert into the curd. Second है, why does this milk take a long time to set as a curd? Because when baking soda mixed into a fresh milk,
its pH slightly shift toward basic, so it's take a long time to change into the कर्ड। तो इसे काफी समय लगता है बेसिक से जो है एसिडिक की ओर आने में या दही बनने में, ठीक है। उसके बाद 13 है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आता है उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर को गेन करके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन भी करा रखी है, रिएक्शन विद वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन विद वाटर, तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और एक सॉलिड सब्सटेंस बना लेता है जो कि किसी काम नहीं आता है, ठीक है ना। इसीलिए उसे जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ केवल रिएक्शन दे दो ना कि ये हमारे पास में है पीओपी, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एक हार्ड मास सब्सटेंस का जिप्सम बना लेता है विच इज नॉट यूजफुल। इसीलिए हमें जो है पीओपी को जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हेन एसिड्स रिएक्ट टू बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत एग्जांपल दे रखे हैं, आप पिछली वीडियोस में देख के आप आसानी से अपनी किताब में भी देख के आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन यही है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट टू बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो यूज लिखने हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। वॉशिंग सोडा, भाई वॉशिंग सोडा आप वॉशिंग मतलब सीधी सी बात है धोने के काम आता है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा धोने के काम आता है, और जो हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस जो पानी की होती है उसे रिमूव करने के काम आता है, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा आप जो है फूड इंडस्ट्रीज में काफी काम आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के काम में आता है बेकिंग सोडा, और जो है एक्सटिंक्शर्स में भी जो है ये काम आता है। आप किताब में से आसानी से आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, बच्चे पूछते रहते हैं सर कि इस तरह के रिएक्शंस को हम कैसे कंप्लीट करें, जैसे NaOH और ZN। तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, एक तो होती है कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, लेकिन इस तरह की रिएक्शंस को कैसे कंप्लीट करें, तो उसके लिए यही है कि पहले आपको चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। भाई क्या रिएक्शन हो रही है और क्या कंपाउंड बनेगा वो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप रिएक्शन जो है कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज आप रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको ये तो पता होना ही चाहिए चैप्टर के कंसेप्टों से कि भाई जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या, सॉरी बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है, ये NaOH एक बेस है, जिंक एक मेटल है, तो हमें पता है कि जब बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो आप यहाँ सीधे सीधे सॉल्ट होगा जिंक सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 और हाइड्रोजन गैस आप रिलीज करते हैं, ट्वाइस लगा आपने। मेन चीज कंसेप्ट क्लियर हो, किससे किसकी रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा, तो आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, बैलेंसिंग के लिए ये हो सकता है कि भाई आप बैलेंसिंग के लिए अगर रिएक्शन दे रखी है LHS RHS एलिमेंट लिख के आप बैलेंस कर सकते हो। दूसरा दे रखा है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का है सॉल्यूशन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaH। ये थर्ड रिएक्शन है कि एसिड को जब वाटर से रिएक्शन कराएं तो भाई सीधी सी बात है एसिड अपने आयंस में टूट जाता है। तो एसिड की रिएक्शन यहाँ भाई अगर मैं वाटर ऊपर लिखता तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन वाटर यहाँ दे रखा है, इसका आप बनाओगे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस तरह से जो है ये अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके सभी जो भी रिएक्शंस हैं डेफिनेशंस हैं नोट करें, लिख लिख कर याद करें, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।